नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी ने कहा कि सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां जब मैंने करवाई थी तो आपने ये कहा था कि सर बोर्ड पे करवाएं। तो जैसी व्यवस्था हो पाई हमने बोर्ड ले आए हैं और आपको अब हिंदी की शिक्षण विधियां करवाएंगे। हिंदी की शिक्षण विधियां करवाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हिंदी की शिक्षण विधियाँ जो अपने इस चैनल पर, जो चैनल है अपना पहले वाला पुराने वाला, उसी पर डालेंगे जिसका नाम है जीके रायजोरड़। ठीक है, इस पे आपको हिंदी के साथ साथ पॉलिटिकल और हिस्ट्री इनके भी वीडियोस डालने का प्रयास करेंगे जल्द से जल्द, व्यवस्था जैसे भी बैठती है। और साइको के लिए आपको पता ही है कि अपना चैनल है रायजोरड़। ठीक है, तो ये दोनों चैनल है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करवा के आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, तो अब जो वीडियो आएंगे वो कंटिन्यू डेली का एक वीडियो आएगा शिक्षण विधियों का। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षण विधियां क्या हैं, और हम पढ़ रहे हैं हिंदी की शिक्षण विधियां। लगभग तो ये शिक्षण विधियां जो होती है कॉमन ही होती हैं। आज हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां क्या होती है आपके हिसाब से? क्या होती है कि जब शिक्षक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त कराने के लिए जिन साधनों का प्रयोग करता है वही क्या कहलाएगी? शिक्षण विधि कहलाएगी। यानी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक जिस विधि का प्रयोग करता है वो क्या कहलाएंगी? शिक्षण विधियां कहलाएंगी। कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे समझ में आए, तो इसके लिए अध्यापक अलग अलग प्रकार के शिक्षण विधियां, अगर हिंदी के संदर्भ में बात करें तो हिंदी में तो बहुत सारी शिक्षण विधियां हैं, क्योंकि हिंदी एक क्या है? भाषा है। और भाषा को समझने के लिए अलग अलग प्रकार से, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आती है तो वो दूसरे तरीके से भी उस भाषा का अध्ययन कर सकता है। तो आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं हिंदी में शिक्षण विधियों की। तो हिंदी की जो पहली शिक्षण विधि है उस विधि को हम पढ़ रहे हैं आज, जिसका नाम है प्रोजेक्ट मेथड जिसे बोलते हो, या इसे आप कह सकते हो प्रयोजना विधि। ठीक है, या इसे आप बोल सकते हो प्रोजेक्ट मेथड। अब प्रोजेक्ट मेथड की बात करने से पहले ये जान लें कि ये प्रयोजना जो शब्द है ये पहले शिक्षा से पहले किस क्षेत्र में प्रयोग होता था? शिक्षा से पहले किस क्षेत्र में आता था? तो शिक्षा से पहले जो ये प्रयोजना शब्द है वो आता था कृषि, यानी एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग जिसे बोलते हैं अभियांत्रिकी, उन क्षेत्र के अंदर प्रयोजना शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये प्रश्न बन जाता है कि प्रयोजना जो शब्द है वो शिक्षण विधियों या शिक्षा में आने से पहले किस प्लेटफॉर्म या किस क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था? तो वो किया जाता था कृषि और अभियांत्रिकी। अब शब्द की बात करें कि प्रयोजना शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए इसके तीन प्रश्न बनेंगे। सर्वप्रथम किसने दिया? प्रयोजना विधि किसकी विचारधारा है? और इस विधि के प्रवर्तक कौन हैं? ये तीन प्रश्न बनेंगे और तीनों ही आपको कंफ्यूज करेंगे। तो ध्यान रखना, बोल्ड पे ध्यान देना कि सर्वप्रथम अगर बात करें तो इस प्रयोजना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था रिचार्ड ने। किसने किया था? रिचार्ड ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसका? प्रयोजना का प्रयोग किया था। प्रयोजना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले रिचार्ड। अब विचारधारा किसकी है? तो देखिए विचारधारा है जॉन डीवी की। जॉन डीवी की विचारधारा है कि कोई भी कार्य किया जाए उससे पहले उस विधि या उस कार्य के लिए योजना बना ली जाए और एक उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाए, और उस उद्देश्य निर्धारण के लिए आप किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं उसके चरणों का विश्लेषण भी जॉन डीवी ने किया था। परंतु प्रश्न ये पूछता है कि प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है या प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोजना विधि के प्रतिपादक की बात कर लें, प्रतिपादक की बात करें
तो ये दी थी किलपैट्रिक ने। और किलपैट्रिक कौन थे अभी बता देता हूं, किलपैट्रिक, ठीक है। तो आपको अगर ये पूछे, लगभग ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिपादक कौन है, किलपैट्रिक है। तो ये जॉन डीवी के शिष्य थे, कौन, किलपैट्रिक, ये जॉन डीवी के क्या थे, शिष्य थे। दिमाग में आई बात। जो प्रश्न यहां से बढ़ने हैं वो यहीं से ध्यान रखना है आपको कि अगर सर्वप्रथम शब्द की बात करें तो ये है, विचार जॉन डीवी की है, प्रवर्तक कौन है, किलपैट्रिक। कन्फर्म हुआ, कोई दिक्कत इसमें। अब इसको कैसे याद करें, आप ऐसे याद कर सकते हो कि देखो योजना, योजना से बता रहा है, योजना अगर बनानी है क्या, कि किसी को हमें क्या करना है, किल करना है, मारना है, मारने की हमें क्या बनानी पड़ेगी, योजना बनानी पड़ेगी कि कैसे मारें, बातों से मारें या उसे वैसे धक्का मुक्की या पिटाई करें, कैसे करें। तो ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इसको प्रयोजना को ऐसे याद कर लो कि किसी को मारना है तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, ट्रिक लगानी पड़ेगी। ये देखो, किसी को मारना है तो ट्रिक लगानी पड़ेगी, ये शब्द आ गया। तो योजना बनाओ इसकी, उसके बाद में क्या लगा दो, ट्रिक लगा दो। अब कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है, कुछ परिभाषाएं हैं जो याद रह जाती है और कुछ परिभाषाएं हैं जो याद नहीं रहती। तो आप मुख्य मुख्य परिभाषाओं की बात करेंगे जो पेपर में मेरे को ये लगता है कि महत्वपूर्ण है। और परिभाषाएं आप ये सोचोगे गुरुजी याद कैसे, मेरे को याद नहीं है, परिभाषाएं मैं देखकर ही करवाऊंगा, क्योंकि परिभाषाओं में एक एक दो जो शब्द हैं वो पकड़ने हैं अपने को, ठीक है। तो प्रयोजना शब्द की परिभाषा की बात कर लें पहले कि प्रयोजना शब्द में क्या है। तो देखिए, प्रयोजना सहृदयपूर्ण कार्य है, प्रयोजना सहृदयपूर्ण कार्य है जिसमें वास्तविक जीवन, जिसमें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों, क्या कह रहा है कि सहृदयपूर्ण, यानी कोई भी कार्य बनाते हो सच्चे दिल से बनाना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। तो सहृदयपूर्ण हुआ जिसमें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कार्य को पूर्ण किया जाना है। बहुत ही बड़ी बात कही है इसमें, कोटेशन में आप देखें क्या कहा है कि वास्तविक जीवन, यानी जो चीज यथार्थ है, जो वास्तव में है। आप कह दो मैं तो रीट में लग गया जी, सिलेक्शन हो गया मेरा, तो कैसे हो गया, आपने तैयारी नहीं की, यथार्थ ही नहीं है आपके पास, आप वास्तविक जीवन से जुड़े ही नहीं, तो आपने वास्तविक परिस्थिति में उस कार्य को पूर्ण ही नहीं किया, आपने सिलेबस ही नहीं पढ़ा, आपको ये नहीं पता सिलेबस क्या है, तो आप उस कार्य को कैसे पूर्ण कर सकते हो। उसके लिए आपको एक योजना बनानी पड़ेगी कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए इतना समय देना है और इस सब्जेक्ट के लिए इतना समय देना है, ठीक है। फिर उसके बाद की अगर बात करें, एक महोदय हैं स्टीवेंसन, ये क्या कहते हैं प्रयोजना विधि के बारे में, ये क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं देखो कि प्रयोजना वे समस्यात्मक कार्य हैं, प्रयोजना वे समस्यात्मक कार्य हैं जिनमें समाधान प्राकृतिक वातावरण की यही बात होगी ना कि वास्तविक जीवन जो प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है, जो प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है। ये किसकी कोटेशन है, ये कोटेशन है स्टीवेंसन की, ठीक है, कि प्रयोजना वे समस्यात्मक कार्य हैं जिनमें समाधान प्राकृतिक वातावरण में किया जाता है, ठीक है। फिर अगर बात करें बेलाल्ड की, बेलाल्ड क्या कहते हैं, तो बेलाल्ड की बहुत ही बढ़िया कोटेशन है। बेलाल्ड कहते हैं कि ये जो प्रयोजना विधि है ये स्कूल में ही पूर्ण की जानी चाहिए। प्रयोजना विधि क्या है, स्कूल में या विद्यालय के अंदर पूर्ण की जानी चाहिए। तो इसमें लिख सकते हो कि प्रयोजना वह विधि है जिसे विद्यालय में पूर्ण किया जाना चाहिए, जिसे विद्यालय में पूर्ण किया जाना चाहिए। तो ये मुख्य परिभाषाएं थी। और एक परिभाषा की और बात कर लेते हैं, ये परिभाषा है पार्कर की।
और परिभाषाओं का देखिए आपको याद करनी पड़ेगी। मुख्य परिभाषाएं जो पेपर में आई है वो बता रहा हूं। इसमें ये कहता है कि प्रयोजना वे कार्य हैं, प्रयोजना वे कार्य हैं जिनमें योजना और उससे जुड़ी, जिसमें योजना एवं उससे जुड़ी समस्याओं को बालक के सामने प्रस्तुत कर उन्हें उत्तरदायी बनाया जाए, ठीक है, बनाया जाए। तो ये मुख्य परिभाषाएं थी। अब इसकी बात करेंगे, इन्होंने क्या क्या चरण दिए हैं, प्रयोजना विधि के चरणों की बात करते हैं। परिभाषाएं तो आपको देखो रट्टा मारनी पड़ेगी, मैंने भी रट्टा ही लगाया, मैंने भी देख के करवाई है, आप सभी को पता है कि परिभाषाएं कितनी याद करें। तो परिभाषाओं से संबंधित प्रश्न आता नहीं है, फिर भी आप याद कर लेना प्रयोजना विधि। अब प्रयोजना विधि के क्या चरण हैं ये पूछेगा। तो देखो प्रयोजना विधि जो किलपैट्रिक ने बताई है उसके 4 चरण बताए इसने। प्रयोजना के प्रकार किसके अनुसार, किलपैट्रिक के अनुसार, किलपैट्रिक। इन्होंने 4 चरण बताए थे। और वैसे मैं ये आपको सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों में भी करा चुका हूं। पहला चरण इन्होंने बताया था रसास्वादानात्मक प्रयोजना विधि, ठीक है। 2 नंबर की बात करें, रसास्वादनात्मक तो बता दिया था कि जब किसी भी कार्य को किया जाए या किसी भी कविता, पाठ, निबंध, कोई भी चीज़ है जो बालक से करवाई जाए तो उसे रस की अनुभूति होनी चाहिए। बालक को ये लगना चाहिए कि हाँ आगे क्या होने वाला है, उसे रस आना चाहिए, रस का आनंद आना चाहिए। 2 नंबर की बात करें, 2 नंबर में आप इसे बोल सकते हो निर्माणात्मक, या इसे आप बोल सकते हो संरचनात्मक या रचनात्मक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरा रचनात्मक है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें बच्चे को कार्य करने के लिए दिया जाता है। बच्चे को क्या किया जाता है, बच्चे को एक वर्क दे देंगे प्रयोजना के अंदर। जैसे आपने 10th के अंदर देखा होगा, आपको प्रोजेक्ट वर्क करवाते थे, आपको वर्क दे दिया, वो कार्य आपको करना है, आप अपनी मर्जी से कीजिए, कैसे भी कीजिए। तो यानी बालक को स्वतंत्रता होती है, वो अपने हिसाब से कर सकता है, इसीलिए इसको नाम ही क्या दे दिया, निर्माणात्मक या संरचनात्मक। नंबर 3 की बात करें, 3 में ये बताता है कि अभ्यासात्मक, यानी बालक को कोई भी कार्य है उसे बार बार करवाया जाए ताकि बालक क्या हो जाए, उस कार्य के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए, अभ्यास करवाया जाए। तो ये सिद्धांत तो किसका है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है कि बार बार अभ्यास करवाया जाए। तो कैसे करवा सकते हैं, तो बालक को बार बार क्या दिया जाए, लिखित कार्य दिया जाए, और लिखित जब कार्य करेगा तो वो अपने आप ही क्या कर लेगा, याद कर लेगा। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 आती है आपकी समस्यात्मक। जब बालक के सामने कोई समस्या उत्पन्न कर दी जाए तो उसका समाधान करने के लिए बालक क्या रहेगा, क्रियाशील रहेगा। जैसे स्कूल है, स्कूल में हमने ये कह दिया कि हाँ भाई ये अपना स्कूल का ग्राउंड है, उसमें घास वगैरह होगी, आपने उनके सामने प्रोजेक्ट रख दिया कि स्कूल को, इस ग्राउंड को क्या करना है, स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, तो सभी बालक उस कार्य में क्या लग जाएंगे। आपने क्या रख दी, बालक के सामने समस्या रख दी। तो ये किलपैट्रिक के अनुसार प्रयोजना के कितने प्रकार बताए थे, 4 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कौन कौन से, तो देखो रस आएगा कब, जब कोई वस्तु का निर्माण करेंगे, और निर्माण करोगे तो एक बार में सही नहीं होगी, आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, और आपके सामने क्या आएगी, समस्या आएगी। तो इसे कैसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो, किसी व्यक्ति को मारना है अर्थात आपको क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा कि कैसे मारना है, अभ्यास करो, नहीं सॉरी, मारना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा कि कैसे मारना है, उसकी संरचना बनानी पड़ेगी, फिर उसे क्या करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, और फिर आप जब अभ्यास करोगे तो आपको क्या आएगा, आनंद आएगा, और फिर उसके बाद में उस समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो, कैसे भी याद रहे अपने को, प्रयोजना विधि का मेथड याद रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण चरण है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद की बात करें तो उसके बाद में एक बंदा आया था जिसका नाम था थॉमस रिस्क।
इस बंदे ने प्रयोजना विधि के 3 ही प्रकार बताए थे। प्रयोजना के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। ठीक है, प्रयोजना के 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से बताए थे तो देख लेते हैं। सबसे पहले इसने नाम दिया था उत्पादन या उत्पादन प्रयोजना। इसने नाम दिया था उत्पादन प्रयोजना। प्रयोजना यानी इसमें क्या कह रहा है, वही तो है 2 नंबर वाली, यानी किसी वस्तु का क्या करो, निर्माण करो। निर्माण का मतलब रचना करो। ठीक है, 2 नंबर को इसने नाम दिया था सीखने संबंधी, यानी अभ्यास करो, सीखने संबंधी प्रयोजना, सीखने संबंधी प्रयोजना। ठीक है, और 3 नंबर में जो 3 नंबर उन्होंने बताया था वही इसने बताया। जिन्होंने 4 नंबर बताया था इसमें 3 हो गया। क्या? समस्यात्मक प्रयोजना, कि बालक के सामने क्या रख दी जाए, अगर कोई समस्या रख दी जाए तो वो क्या कहलाएगी, समस्यात्मक प्रयोजना। ठीक है, तो अब ये थे प्रयोजना विधि के प्रकार जो रिस्क के अनुसार थे। अब अगर बात करें प्रयोजना विधि के सोपान, और ये क्रम से याद रखने और बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में लगभग इनमें से पूछता है कि प्रयोजना विधि का सोपान नहीं है, तो ध्यान रखना। प्रयोजना विधि के प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक हैं, और किलपैट्रिक ने इसके कितने सोपान बताए? पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा, तो इसके कितने सोपान बताए हैं? 6 सोपान बताए हैं। ठीक है, किलपैट्रिक ने प्रयोजना विधि के कितने सोपान बताए हैं, यानी कितने चरण बताए हैं? तो इसने बताए हैं 6 चरण बताए हैं। ठीक है, 6 चरण बताए हैं। अर्थात पहले चरण की बात करें तो पहले चरण की बात करें तो इसका अर्थ हो जाएगा वातावरण, या इसे आप बोल सकते हो परिस्थिति निर्माण, परिस्थिति निर्माण। ये कह रहा है कि सबसे पहले किसी भी कार्य को करना है, उसकी प्रयोजना बनानी है, तो सबसे पहले क्या करना है कि वातावरण का क्या करना है, आपको निर्माण करना है। ठीक है, कि ऐसा माहौल क्लास के अंदर तैयार कर दिया जाए ताकि बालक उस माहौल के अंदर उस कार्य को जल्दी से जल्दी सीखने का प्रयास करें। फिर 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर में कहता है प्रयोजना का चयन, प्रयोजना का चयन। ठीक है, इन 2 नंबर पे आपको एक विषय वस्तु का चयन करना है जो क्या कहलाएगी, उस विषय वस्तु पर बालक कार्य करेंगे, और बालक को आप दे दो कि समस्या के रूप में विषय वस्तु का चयन करना है कि हमें ये चीज पढ़ानी है। नंबर 3 की बात करें तो ये आगे आ जाएगा कि योजनाओं का क्या करना है आपको, प्रयोजना कह दो या योजना कह दो, योजनाओं का निर्माण, योजना का निर्माण। जैसे आपने एक विषय चुना, यहाँ देखते हैं कि आप क्लास में गए, आपने कहा बाग को साफ करना है या ग्राउंड को साफ करना है, चयन कर लिया। अब उस कैसे करना है, सारे बच्चे एक साथ तो कर नहीं सकते, तो उसे कार्यों में क्या कर दो, विभाजित कर दो कि आपको ये कार्य करना है, आपको फावड़ा चलाना है, आपको घास साफ करना है, आपको बट्ठल लेके आना है, जो अलग अलग, यानी योजना का क्या कर लो, निर्माण कर लो। फिर नंबर 4 पे योजना का निर्माण करने के बाद योजना का क्या कर दो, क्रियान्वयन कर दो, योजना का क्रियान्वयन कर दो, योजना का क्रियान्वयन कर दो। फिर नंबर की बात करें, फिर कार्य को हमने लागू कर दिया कि हाँ ऐसे ऐसे करो। फिर 5 नंबर में जो भी कार्य किया गया उसका क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए, उसका क्या किया जाए, मूल्यांकन, कि सभी ने अच्छा कार्य किया या उसमें कोई कमी रहेगी तो वो क्या कहलाएगा, योजना का मूल्यांकन। नंबर 6, और सारे कार्य का लास्ट में क्या कर दिया जाए, सार लिख दिया जाए, जिसे बोलते हैं कार्य का लेखा जोखा, कार्य का लेखा जोखा करना, कार्य का लेखा जोखा करना। तो ये 6 चरण आपको बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर रीट में प्रश्न पूछेगा तो इसमें, और प्रतिपादक में से पूछेगा, आपको ये क्रम याद करने कि सबसे पहले वातावरण का निर्माण कीजिए, प्रयोजना का चयन कीजिए, योजना का निर्माण कीजिए, योजना का क्रियान्वयन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए और कार्य का लेखा जोखा कीजिए। अगर इसके बाद की बात करें कि ये जो प्रयोजना विधि है ये मनोविज्ञान के कौन कौन से सिद्धांतों पर चलती है, अगर ये बात करें तो मनोविज्ञान के कौन कौन से सिद्धांत हैं जो प्रयोजना विधि में लागू होते हैं। तो देखो, प्रयोजना विधि की बात करें तो यह थोर्नडाइक के सिद्धांत पे चलती है, थोर्नडाइक के सिद्धांत पे चलती है। तो थोर्नडाइक ने क्या कहा था बताइए, थोर्नडाइक ने कहा था कि कोई कार्य उसे बार बार किया जाए, अभ्यास किया जाए। ठीक है, और इसका जो मुख्य नियम था, मुख्य नियम तीनों ही है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। उस तीनों को फॉलो करती है कौन सी, प्रयोजना विधि। तो ये ध्यान रखना, ये मनोविज्ञान थॉर्नडाइक के कौन से सिद्धांत पे है, इस पे नंबर 1। 2 नंबर की बात करें, रुचि का सिद्धांत। अगर बालक की रुचि नहीं है
तो आप कितनी योजना बनाओ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बालक पे। तो सबसे पहले बालक में क्या उत्पन्न की जाए, रुचि उत्पन्न की जाए। नंबर 3, ये क्या है, बाल केंद्रित अर्थात मनोविज्ञान है। तो ये होता है कि बालक को ज्यादा क्रियाशील रखना है। तो ये कौन सी विधि है, बाल केंद्रितता का क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, कि बालक को ज्यादा से ज्यादा क्या रखना है, इसमें एक्टिव रखना है। बालक ज्यादा क्रियाशील रहेगा तो मनोवैज्ञानिक होगी वो विधि। अगर बालक निष्क्रिय रह रहा है किसी भी विधि में, तो ध्यान रखना वो मनोवैज्ञानिक विधि नहीं। एक प्रश्न ये भी बनता है कि कौन सी विधि मनोवैज्ञानिक है, तो जिसमें बालक क्रियाशील हो, बालक ज्यादा कार्य करे, अध्यापक थोड़ा कम कार्य कर रहा है, तो ध्यान रखना वो मनोवैज्ञानिक विधि है। और प्रयोजना विधि में अध्यापक तो सिर्फ बाहर खड़ा रहता है, कार्य कौन कर रहे हैं, कार्य कौन कर रहे हैं, कार्य तो कर रहे हैं बालक, बालक क्रियाशील है, इसीलिए क्या हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक विधि है। नंबर 4 की बात करें, बालक कार्य करेगा तो वो व्यवहार को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, तो इसे क्या बोलते हैं, व्यवहारिकता का सिद्धांत। ध्यान रखना ये कौन कौन से मेथड पे चलती है, तो व्यवहार कर रहा है तो व्यवहारिकता का सिद्धांत। और इसी को हम बोल सकते हैं स्वक्रिया, स्वक्रिया का सिद्धांत, ये लीजिए स्वक्रिया का सिद्धांत। तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया ये विधि अगर इन सिद्धांतों का पालन कर रही है तो ये विधि क्या कहलाएगी, ये विधि कहलाएगी मनोवैज्ञानिक। आपको पूछ सकता है प्रयोजना विधि का प्रकार है या प्रकृति है, तो कौन सी है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है। एक बात तो ये ध्यान रखना, क्यों मनोवैज्ञानिक क्यों है, क्योंकि इसमें बालक क्या रहता है, क्रियाशील रहता है। 2 नंबर बात होगी। 3 नंबर की बात करें, अगर बालक, ये मैं गुण भी बता रहा हूं साथ में आपको, अगर बालक क्रियाशील रहेगा, खुद कार्य करेगा, आप कोई कार्य, आपने कोई ट्रिक बनाई, आपने कोई ट्रिक बनाई, जैसे मैं आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो कवि थे उनकी ट्रिक बता दूं, एक आप खुद बनाओ, ठीक है ना, तो वो ट्रिकें कब कामयाब होगी, जब बालक खुद बनाएगा। और खुद का किया हुआ ज्ञान क्या रहता है, स्थायी रहता है। तो इससे सीखा हुआ ज्ञान क्या रहेगा, स्थायी रहेगा, सीखा ज्ञान स्थायी रहता है। तो तीसरी विशेषता ये, पहली ये मनोवैज्ञानिक विधि है, दूसरी इसमें बालक क्रियाशील रहता है, तीसरी इसमें सीखा ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक है, इसका गुण है ये। नंबर 4 की बात करें तो ये विधि कहाँ काम आती है, तो ये विधि उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है। ये विधि उच्च प्राथमिक स्तर यानी 6 से 8 सेकंड लेवल उच्च स्तर के बालकों के लिए प्रयोगी है। और उस स्तर के बालकों के लिए कौन से सब्जेक्ट के लिए, तो पर्यावरण अध्ययन के लिए ये विधि उपयोगी है, पर्यावरण अध्ययन के लिए ये विधि उपयोगी है। इस विधि से क्या होता है, तो इस विधि से क्या होता है, बालक का व्यक्तिगत एवं, क्योंकि पर्सनली तो सीखेगा, समाज के साथ सामूहिक रूप से काम करेगा, अर्थात सामाजिकता के गुण का विकास होता है। इससे व्यक्तिगत और सामाजिकता के गुण का क्या होता है, विकास होता है। अर्थात बालक, सामाजिकता का अर्थ है अगर कार्य करेगा, ये देखो सभी साथ कार्य कर रहे हैं, तो इसमें बालक में क्या आएगी, ईमानदारी आएगी, सहयोग की भावना आएगी, ये सारी चीजें क्या है, इसी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, और यहां लिख देता हूं ऊपर कि अगर बालक खुद कार्य कर रहा है तो वो ज्यादा से ज्यादा किसका प्रयोग करेगा, ज्यादा से ज्यादा अपने मानसिक शक्तियों का प्रयोग करेगा, मानसिक शक्तियों का विकास ज्यादा होगा इस विधि से, मानसिक शक्तियों का विकास ज्यादा होगा, मानसिक शक्तियों का विकास ज्यादा होगा। ठीक है, तो योजना विधि का सार है जो अपन ने ये लिखा है ना कि देखो सोपान क्या थे, गुण क्या है और दोष क्या है, ये प्रयोजना विधि का टोटल जितना मैंने करवाया उसका सार है। तो सबसे पहले मैंने आपको कराया प्रयोजना शब्द की उत्पत्ति, या किसने बनाया, तो रिचार्ड ने बनाया। ये कहाँ थे, ये कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। फिर विचारधारा जॉन डीवी, ये सारे कोलंबिया विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं, विचारधारा जॉन डीवी की थी। सबसे पहले कहाँ आया था, कृषि और अभियांत्रिकी क्षेत्र में आया था। फिर उसके बाद सोपान क्या है, तो इसके सोपान 6 हैं। सबसे पहले परिस्थितियों का निर्माण करना है आपको, फिर प्रयोजना का चयन करना है, फिर योजना का निर्माण करना है। ठीक है, फिर योजना का क्या करना है, क्रियान्वयन लागू करना है उसे, फिर उस जो चीज आपने बढ़ाई उसका क्या करना है, मूल्यांकन करना है, और फिर कार्य का लेखा जोखा तैयार करना है। ये तो सोपान थे जिनमें से प्रश्न कन्फर्म पूछेगा आपसे कि निम्न में सोपान नहीं है, ऐसा प्रश्न पूछेगा। फिर अगर गुण की बात करें तो प्रयोजना जो विधि थी ये मनोवैज्ञानिकता है, यानी मनोवैज्ञानिक विधि है, इसमें बच्चा क्रियाशील रहता है, बच्चा खुद करके सीखता है, तो ये मनोवैज्ञानिक है। फिर इस विधि में क्या होता है, प्रयोगात्मक व व्यवहारिक है।
बच्चे खुद व्यवहार में लेके आते हैं, खुद बच्चे प्रयोग करते हैं, तो ये हो गया। फिर चरित्र निर्माण में सहायक कि बच्चे मेहनत करेंगे तो उनका चरित्र का विकास होगा, ठीक है। फिर पिछड़े बालकों की समस्या, इसमें गुण है ये, जो पिछड़े बालक हैं उनके लिए बहुत बढ़िया विधि है। कैसे? अगर जो बालक पिछड़ा हुआ है, कमजोर बालक है, उसे गृह कार्य दिया जाए या उसे कार्य में संलग्न किया जाए तो प्रयोजना विधि से वो बालक क्या करेगा? खुद कार्य करेगा। खुद कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा? वो सफल हो जाएगा और उस कार्य को करना सीख जाएगा, तो उनके लिए बहुत सहायक है। फिर स्वाध्याय की प्रवृत्ति, यानी इस विधि से जैसे मैंने बच्चों को होमवर्क दिया, घर पे जाएगा बच्चा, वर्क करेगा, स्वाध्याय यानी खुद पढ़ेगा। खुद पढ़ने का मतलब उस समस्या का समाधान खुद ढूंढने का प्रयास करेगा, वो स्वाध्याय की प्रवृत्ति है। फिर अधिगम में सरलता, इससे अधिगम क्या हो जाता है? सीखना क्या होता है? सरल हो जाता है, क्योंकि बच्चा खुद करके सीखता है तो अधिगम सरल होगा कि नहीं? आप खुद करके सीखोगे तो अधिगम क्या होगा? सरल होगा। फिर है आपका तर्क, निर्णय, चिंतन शक्ति का क्या हो जाता है? विकास। अगर बालक खुद कार्य कर रहा है, समस्याएं जब उसके सामने आएंगी तो वो समस्या का समाधान करने के लिए तर्क करेगा, खुद निर्णय लेगा कि ये करूं या ये करूं, और उसमें सोचने की क्षमता क्या हो जाएगी? विकसित होगी। विकसित होगी तो इसमें मानसिक शक्तियों का क्या हो जाएगा? आपका विकास हो जाएगा। तो मानसिक शक्तियों का क्या होता है? इसमें विकास होता है। तो इसमें बालक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या रहता है? क्रियाशील रहता है। तो दोनों तरह से, शारीरिक और मानसिक रूप से। और मनोविज्ञान यही तो कहती है कि बालक को ज्यादा से ज्यादा क्या रखो? क्रियाशील रखो। फिर है स्थायी व स्पष्ट ज्ञान, कि बालक खुद करके सीखेगा तो सीखा हुआ ज्ञान क्या हो जाएगा? मेमोरी में स्थायी हो जाएगा, कभी नहीं भूलेगा, और ज्ञान क्या हो जाएगा? स्पष्ट हो जाएगा कि ये चीज ऐसे थी, ये मैंने ऐसे करके सीखी थी, ठीक है। फिर हस्तकार्य के प्रति अनुराग, हस्तकार्य यानी काम खुद करने के लिए इच्छुक होगा, मैं अपने हाथ से करूंगा, और ये उसके प्रति उसका प्रेम बढ़ जाएगा कि खुद करके सीखना चाहिए, ये कार्य मैं अगर खुद करके सीखूंगा तो मुझे याद रहेगा, तो हस्तकार्य के प्रति उसका प्रेम बढ़ जाएगा। फिर है प्रजातांत्रिक भावना का विकास। प्रजातांत्रिक यानी सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, और मिलजुल कर जब कार्य करते हैं तो कार्य जल्दी होता है, ठीक है। अनुशासन व गृह कार्य से क्या हो जाएगी? मुक्ति, क्योंकि इससे बालक अनुशासन, जैसे मैं आऊंगा कक्षा में आया, आगे मैंने कहा बच्चों किताब निकालो, अध्यापक से डरेगा, ठीक है। अध्यापक से अगर डरेगा तो अध्यापक से नहीं डरना है, अनुशासन में रहेगा। फिर गृह कार्य से क्या हो जाएगी? मुक्ति, यानी बालक को प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिया जाएगा तो वो करेगा, ठीक है। फिर अगर बात करें दोष की, कि इसके दोष क्या क्या हैं, तो देखो इसमें समय ज़्यादा लगता है एक तो, क्योंकि प्रोजेक्ट एक दिन में एक ही कार्य हो पाएगा। धन, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए प्रोजेक्ट के लिए, जैसे आपको किसी भी कार्य करना है तो ग्लोब लेके आना पड़ेगा, ज्योग्राफी की बात करें, कल्चर के लिए आपको अलग वाद्य यंत्र लेके आने पड़ेंगे, सभी के लिए। तो ये चीज़ें, इसमें श्रम की अधिक आवश्यकता, मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ये विधि इसलिए इसका दोष है, ये लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर विधि से पढ़ाया जाए तो ये बहुत लंबी चलती है, और इस विधि से अगर पढ़ाया जाए तो पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पाएगा, तो पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होगा, ठीक है, समय पर पूरा ही नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट तो बहुत लंबा चलता है और भाषा साहित्य के लिए उपयोगी नहीं है। अगर आप ये सोचो कि हिंदी के लिए हम पढ़ाएं, पंजाबी के लिए पढ़ाएं, या संस्कृत या कोई भी लैंग्वेज है, उसके लिए ये विधि कामयाब नहीं है, प्रयोजना विधि आप नहीं करवा सकते। जैसे आपने कह दिया कै, तो बालक को कह दिया कै पे प्रोजेक्ट बनाओ, क्या बनाएगा वो? तो उपयोगी नहीं है। संज्ञा के लिए प्रोजेक्ट बनाओ, क्या बनाएगा? वो तो पहले से निर्धारित है, उसमें कोई नया प्रयोग तो कर ही नहीं सकता। तो यानी वो चीज़ें इसके लिए क्या नहीं है? उपयोगी नहीं है। फिर शिक्षकों के लिए कठिन है ये, क्योंकि शिक्षकों के लिए इसलिए कठिन है कि शिक्षक को एक योजना का निर्माण करना है और एक विषय वस्तु का चयन करना है, तो वहाँ कठिनाई आ जाती है कि मैं कौन सी विषय वस्तु लूँ जो सभी बालकों के लिए क्या उपयोगी हो। तो कक्षा के स्तर का भी क्या लगाना पड़ता है? पता लगाना पड़ता है, ठीक है। फिर पाठ्य पुस्तकों का अभाव आधारित, आजकल जो मार्केट में पुस्तकें आ रही हैं उनमें प्रयोजना विधि से संबंधित बहुत ही कम लेसन होते हैं जिनमें प्रोजेक्ट बनवाया जा सकता है। जैसे अगर बात करें पर्यावरण अध्ययन की या हिंदी की, हिंदी में आप प्रोजेक्ट क्या बनवा सकते हो? नहीं बन सकता। और सामाजिक विज्ञान में ये विधि, अगर आपको कह दिया ग्लोब, पृथ्वी की आकृति बनवानी है, तो एक ही पाठ हो सकता है, उसमें एक पाठ में ही पृथ्वी की पूरी आ जाएगी। तो सारे पाठ इस विधि पे आधारित नहीं हो सकते, इसलिए पाठ्य पुस्तकों का क्या है? अभाव है। फिर योग्य व अनुभवी शिक्षकों का होना जरूरी है। जिन अध्यापकों को इस चीज़ का ज्ञान ही नहीं है कि प्रोजेक्ट प्रयोजना विधि क्या है, प्रोजेक्ट मेथड क्या है, कैसे बच्चों से वर्क करवाया जाए, अगर ऐसे अध्यापक आप उतारोगे तो वो उस विधि को नहीं करवा पाएंगे और बच्चे क्या हो जाएंगे? अनभिज्ञ हो जाएंगे, वो जो चीज़ आती है वो ही भूल जाएंगे। तो ऐसे अध्यापक नहीं उतारने चाहिए। फिर है शिक्षकों के लिए प्रयोजना का चयन करना क्या हो जाता है? कठिन, कि कौन से सब्जेक्ट पर कार्य करवाया जाए और कौन से पर नहीं करवाया जाए।
तो ये थी अपनी प्रयोजना विधि, जिसका ये स्क्रीनशॉट आप लगा लेना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। इसमें से प्रश्न कन्फर्म है आपके रीट में, चाहे आपको एसएसटी की विधि में पूछे, चाहे आपको हिंदी शिक्षण विधियों में पूछे, चाहे पंजाबी के पूछे, आपका ये प्रोजेक्ट इसमें से एक प्रश्न कन्फर्म पक्का आएगा। आप इसे बार बार रटे। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए मैं पहले आपको वैसे करवा रहा था। अब देखो कितने मिनट का वीडियो है, और वो मैंने सामाजिक विज्ञान की अध्ययन विधियाँ आपको कागज़ पेंसिल विधि से करवाई थी, फिर भी आपने कहा मैं आया। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने को सुरक्षित रहें, घर में रखें। जय भारत, जय राजस्थान।